चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी को आवाज़ मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो वन का ऑप्शन देखा जाए 1 नंबर में, तो 1 का ऑप्शन बी नंबर आपका सतारा है ना। कौन है? सतारा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सतारा सबसे पहले इसमें से विलय किया गया था। कब किया गया था? तो आपके 1848 में इसे विलय किया गया था, है ना। बाद में संभाल, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्रम आपका चलता रहा धीरे धीरे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है 2 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय फौज, अर्थात रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक संगठन था, अर्थात तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, कौन सा उपवेद नहीं है। आप कहेंगे सर उपवेद में देखा जाए तो यहाँ पर आपका धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र, आयुर्वेद, लेकिन जो आपका दिया है आपका डी नंबर है, आपका कौन सा योग वेद। योग वेद आपका दोस्तों इसमें से नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आयुर्वेद दवाओं के ज्ञान से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर 4 का ऑप्शन, और 4 का ऑप्शन देखो कह रहा है बाबरनामा बाबर ने लिखा है। क्यों भाई? बाबरनामा बाबर ने लिखा है। चलिए, शाहजहांनामा ये आपका मोहम्मद ताहिर दिया गया है। हुमायूंनामा हुमायूं दिया गया है। तो आप बताइएगा कि अगर आप लोग बी लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। यहाँ पर आपने पूरे ऑप्शन ही नहीं देखा है। जब पूरे ऑप्शन नहीं देखोगे तो जल्दीबाजी में गड़बड़ी तो हो ही जाएगा। ये पानी वाले बतासा तो है नहीं कि जल्दी से मुंह में डाल दो नहीं तो घुल जाएंगे, है ना। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, हुमायूंनामा हुमायूं ने थोड़ो लिखा है, हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आया कि भैया हम ताहिर तो हम पढ़े नहीं, और जब ताहिर नहीं पढ़े तो वही लगा देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आप देख लेते ना तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाता, है ना। याद रखिएगा, गुलबदन ने लिखा है आपका हुमायूंनामा, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर आपके उपलब्ध हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है थोड़ा सोचिए और समझिए। याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 15 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में जो स्थान है वो आपका गुजरात का वल्लभी है। कौन है? गुजरात का वल्लभी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात का वल्लभी में दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था 512 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था। यहाँ पर आंसर देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए 6 नंबर में भी आपके जवाब आ रहे हैं, और जवाब इनमें से लगभग सबका सही है दोस्तों। प्रभावती गुप्त, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, प्रभावती गुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह जो किया था वो किससे किया था, तो रुद्रसेन द्वितीय से किया था, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तो आप कहेंगे सर फायान जो था, फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। दोस्तों एक पॉइंट और होता है स्वर्णयुग, है ना, मतलब गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। याद रखिएगा कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में
किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया। मतलब जो महंगी धातुएं थी, सोने चांदी, इनकी मुद्राओं को क्या कर दिया, इसके स्थान पर सस्ती मुद्रा, है ना, जो कि सांकेतिक मुद्रा थी, जैसे तांबे की मुद्रा हो गया। और ये था कौन, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, इसने तांबे और देखा जाए पीतल और तांबे जैसे यहाँ पर सिक्के यहाँ पर चलवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों ये सिक्के निर्माता भी बोला जाता है, सिक्का निर्माता, कि उन्हें कई प्रकार के नोटों को बदलाव किया था, सिक्कों को बदलाव भी किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में से कौन से रंग आते थे। ये बताइए, जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसके दौरान बनाया गया जो तिरंगा झंडा था, इनमें से कौन सा रंग था। अब आप बताएंगे कि सर जी लाल तो था ही, हरा भी था और पीला भी था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप देना है सी नंबर है, लाल, हरा और पीला, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये अविकल्पित किया था, डिजाइन किया था, तो पिंगली ने किया था। किसने, पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर किया था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट की पूछे कि भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, तो आप कहेंगे सर 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 को इसे भारतीय संविधान ने अपनाया था। सब क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए हैं, ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। जवाब देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया, ये कब पारित किया गया था। आप कहेंगे सर 1773, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, 1773 के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो ये बताइए कि पहले न्यायाधीश कौन थे। तो कलकत्ता न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे। दोस्तों एलिजा एम्पे थे, अभी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए बताइएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की थी क्वेश्चन नंबर 10 में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। नौजवान कौन थे, तो आप कहेंगे भगत सिंह। नौजवान कौन थे, तो आप कहेंगे भगत सिंह थे। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों भगत सिंह ने एक नारा भी दिया था, किसी को याद है क्या। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, उस नारे को आपको याद है क्या भाई, जवाब दीजिएगा। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, तो आप कहेंगे सर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। याद रखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। क्योंकि भैया हमने बताया है कि जैसे कोई भी आपका ग्रह है, ये क्या करता है, अपने में घूम, किसी का परिक्रमा तो करता है, ये साथ में खुद घूमता रहता है। जैसे जलेबी नहीं होती हैं, ऐसे आपके बढ़ते रहते हैं और ऐसे बढ़ते रहते हैं। खुद घूम रहा है और दूसरे की परिक्रमा भी कर रहा है। बन गई कि नहीं जलेबी, बन गई। ऐसी जलेबी देखा है कि नहीं देखा है, देखा है। तो ये इसे बोलते हैं अमृति। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं अमृति बोलते हैं, ठीक है ना। जो अपने भी एक जगह घूमे और दूसरे के बाद दूसरे की भी परिक्रमा करे, इसे अमृति कहते हैं, ठीक है ना। इसमें चाशनी डालिए और मजे से खा जाइए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए जो आपके हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए 12 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है। याद रखिएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व ये होता है जो वह भारत का देशांतर है। मतलब 30 देशांतर में आपका भारत बसा हुआ है। हमने कहा था कि भैया आपका जो पृथ्वी है वो एक अंश में 4 मिनट घूमती है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे और 60 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 और 2 दूनी 4 अर्थात 2 घंटे का अंतर है। अर्थात अगर गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के समय के पूछे कितने घंटे अंतर है, तो आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमने कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बस 2 ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा या तो आपको मिलेगा उड़ीसा। अब देखिए आपका जवाब यहाँ पर 13 नंबर में जो आ गया है ए नंबर है, यहाँ पर उड़ीसा आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो कर्क रेखा है वो आपके 8 राज्यों से होकर जाती है। मित्र पर गमछा झार, अर्थात यहाँ पर हमने बताया था कि आपके
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। अब यहाँ पर उड़ीसा का तो नाम नहीं आया है, और जब उड़ीसा का नाम नहीं आया है तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात जो झरना है ये कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट आपकी ऊंचा है। दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा है और इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, है ना। कुंचिकल जलप्रपात जो कि आपके कर्नाटक में है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। क्या कह रहा है, कह रहे प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज होती है, क्यों भाई ये क्या चीज होती है, प्रशांत के रिंग को वलय भी कहा जाता है, इसे क्या है, ये पर आपका बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर प्रशांत के रिंग को वलय भी कहते हैं। 15 को ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, आग का वलय कहते हैं। क्या, आग का वलय कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि भैया प्रशांत महासागर में, है ना, क्या है, रिंग ऑफ फायर एक जगह है, अर्थात कह सकते हैं कि वहां पर ज्वालामुखी और भूकंप बहुत आते हैं चारों ओर तरीके से, तो इसलिए एक रिंग जैसा ही आपकी आकृत हो जाती है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ओला मत लगाइएगा, यहाँ पर ओला और टैक्सी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। कितने लोगों ने मेहनत किया है, हमने कहा था कि आप खाना खाइए चाहे ना खाइए, लेकिन 1991 की जो नीति है उसको जरूर पढ़िएगा। हर बार उठाकर देखिएगा, आप लोगों को विश्वास ना हो तो अपना प्रीवियस ईयर उठा कर देखिए, वहां पर आपको 1991 से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अच्छे नंबर मिले तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अभी आप क्वेश्चन को सस्ते में ले रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तब जब आपका 1 नंबर से रह जाता है, तब आपको फिर यही क्वेश्चन आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। लगता है कि हाँ अगर पढ़े से पढ़े होते तो भैया कुछ और हो सकता था। तो इसलिए इस नीति को जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर जो आप देना है अप्रत्यक्ष कर कह रहा है, और अप्रत्यक्ष कर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका है सीमा शुल्क है ना। सीमा शुल्क जो आपका है ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। यहाँ पर जो आप देना है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ पर शुरुआत की गई थी, आंसर है राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 22 जनवरी 2015, क्या कहेंगे 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी, है ना, हरियाणा के पानीपत से। कहाँ से, हरियाणा के पानीपत से। भी याद रखना है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। अब भैया हमने बताया था महालनोबिस, है ना, और भैया यहाँ पर महालनोबिस है तो आप कहेंगे कि बल जो आपका लगेगा पीसने में लगेगा, अर्थात तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपके आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, कौन है, दूसरी, हमने बताया था पीसी महालनोबिस, है ना। पीसी कैसे, दोनों हाथ से पीसी, और दोनों से मतलब हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। बैंकिंग सुधार समिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो है आपका डी नंबर है नरसिम्हन समिति। क्या हो जाएगा, नरसिम्हन समिति को बैंकिंग सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि अगस्त 1991 में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, इनके तहत समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब ये बताइएगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है। सब लोग जवाब देंगे कि वित्त आयोग का जो गठन करता है वो कौन करता है। आप कहेंगे सर वित्त आयोग पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका लाजवाब है, बस सोचने और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर समझ लिए तो काम बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब आ रहा है 21 नंबर में सी।
लेकिन इसका जो आंसर आपका आया है यहाँ पर बिल्कुल सही आया है सी नंबर है, संबंधित राज्य का राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पर पंचायत की बात कर दिया है। कहाँ की? पंचायत की बात कर दिया है। अगर यही केंद्र में होता तो हम कहते हैं केंद्र में भैया राष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मिलता है ना, याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन होता है वो किसमें किया गया है। मौलिक अधिकार जो कि दोस्तों देखिए आपके अनुच्छेद आपके 12 से लेके 35 तक आपके जो हैं किसमें? भाग 3 में। किसमें हैं? तो आपके भाग 3 में हैं, और भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकारों को लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अगर पूछे कि जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपका है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मुंबई उच्च न्यायालय है ना, मुंबई हाई कोर्ट है। तो दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट जो आपका है इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर गोवा का जो आता है इसी में आ जाता है, ठीक है, गोवा का भी है इसमें आता है, दादरा नगर हवेली का भी आता है, ठीक है, दादरा नगर हवेली के भी आता है, दमन और दीव का भी आता है। तो एक से अधिक आपके बनते हैं किसमें? तो आपके मुंबई में बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1 जो आता है समवर्ती सूची में, ये तो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची दे दिया है और आपको लग रहा है कि यही गलती है ना, याद रखिए गलती मिल गई है। ऑप्शन बी नंबर है, ये समवर्ती सूची में शेयर बाजार नहीं आएगा, ये संघ सूची में आता है। किस में आता है? संघ सूची में आता है, याद रखिएगा। देखिए जैसे आपका संघ सूची होता है ना, संघ सूची में जैसे कि देखा जाए शेयर बाजार, डाकघर बचत, है ना, नागरिकता हो गया, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंक, जनगणना, ये संघ की होती है। यहाँ पर दोस्तों राज्य में पूछा जाए तो राज्य में क्या होता है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, है ना, जन स्वास्थ्य हो गया, कारागार हो गया, भूमि हो गया, स्वशासन हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, आयकर हो गया, ये राज्य कर में होता है। और समवर्ती सूची में होता है वन, शिक्षा, विद्युत, है ना, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये जो होते हैं समवर्ती सूची में होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई ये एक संशोधन हुआ था और ये संशोधन आपका हुआ था 91 नंबर का, ठीक है, 91 नंबर का संशोधन हुआ था जिसमें कहा गया था कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद का आकार। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? सरौता तो आप लोग जानते होंगे, क्यों भाई, सरौता जानते हैं ना, सरौता जो आपका होता है किस में आता है? तो देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, 26 को ऑप्शन लॉक किया जाए तो ये आता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। सरौता जो होता है द्वितीय श्रेणी में आता है ना। और उत्तोलक अर्थात एक ऐसी सीधी अवस्था टेढ़ी मेढ़ी क्षण होती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? कोई व्यक्ति अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा दोस्तों, याद रखिए रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? बताइएगा कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम दिया है कृत्रिम सिल्क, और ये जो कृत्रिम है वो आपका कौन है? रेयान, है ना। कौन है? ए नंबर दोस्तों, रेयान जो आपका है ये कैसा है? एक कृत्रिम फाइबर आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त इनमें से क्या किया जाता है? यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, और देखिए यहाँ पर आपका आंसर भी आ रहा है, आपका जवाब जो आपका बनेगा इनमें से सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है AgL, है ना, AgL होता है। इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा एक ये दिया गया सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या होता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है?
तो भैया कीटाणुनाशी के लिए आपका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हमने एक लॉजिक बताया था, क्या बताया था कि भैया अगर देखा जाए आलू खोदते हुए आपने देखा है क्या, आलू खोदते हुए देखा है क्या, या आप लोगों ने हल्दी खोदते हुए देखा है? आप कहेंगे सर नहीं देखा है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और जमीन में क्या होता है, जब हल्दी का ये पेड़ होता है, हल्दी की जो जड़ें होती हैं कुछ ऐसे ऐसे जाती रहती हैं और इनमें क्या लगते हैं, इनमें लगती हैं आपकी हल्दी, ठीक है, इनमें हल्दी लगती है, इनमें हल्दी लगती है। तो जब इसको निकालेंगे तो पूरी जड़ आएगी और जड़ में लगी हुई चीज़ें आएंगी। तो ये जो आपके हो गए तने हो गए, क्या हो गए, तने हो गए। इसका मतलब हल्दी जो है वो आपका क्या है, तना है। यहीं पर अगर आपने मूली देखा होगा, मूली, तो मूली में क्या होता है, मूली का यही भाग जो होता है निकाल लेते हैं और यही भाग खाया जाता है। और जब यही भाग खाया जाता है तो वही हो जाता है क्या, जड़ हो जाती है। अर्थात जो चीज़ आप फेंकते नहीं हैं, जो चीज़ खाते हैं वो जड़ होती है, और जो चीज़ को तोड़ कर फेंक देते हैं तो वो तना हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है पौधे के किस भाग से हल्दी, तो आप कहेंगे हल्दी होती है तने से। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव के लिए क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर बढ़ाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं। तो जब 25 वर्ष हो जाता है तो आप कहेंगे सर ये होती है रजत जयंती। रजत जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि सर जी यहाँ पर देखिए 25 वर्ष हुआ है, अगर हम आपसे कह दें 50 वर्ष हो जाए तो क्या हो जाएगा। अगर 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो आपका नाम बनाते हैं स्वर्ण जयंती। क्या मनाते हैं, स्वर्ण जयंती मनाते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर 100 वर्ष पूरे हो जाएं, 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो आप शताब्दी बनाएंगे, और 75 वर्ष हो जाएं तो आप कहेंगे हीरक मनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सांख्यागमन का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। सांख्यागमन का सही संविच्छेद इनमें से क्या है, 37 नंबर में। तो सांख्यागमन मतलब सखी धनागमन। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि या जो में आधा अक्षर दिया है, इसका मतलब ये यण संधि है, और यण संधि है तो आपका आंसर पहला हो जाएगा सखी धनागमन, आपका आंसर है राइट हो जाएगा यण संधि। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर 38 को ऑप्शन देना है, और 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक, क्योंकि पूछा गया है आपसे पर्यायवाची। क्या पूछा गया है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा का है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पर 39 नंबर है, और 39 को ऑप्शन सी हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। क्या, अन्न जल उठ जाना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, आपका इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, यहाँ पर 40 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सचल और चल दिया गया है। क्या, सचल और चल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर निरपेक्ष का सापेक्ष दिया गया है, मौलिक का अमौलिक दिया गया है, बंधन का मोक्ष दिया गया है। आप बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अचल का चल होता है। क्या, अचल का चल होता है, सचल तो होता नहीं है। जब नहीं होता है तो ऑप्शन आपका गड़बड़ है, आपका पहला वाला, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूसा की राजधानी है। कौन सी बेलारूसा की राजधानी है, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। कितने लोग हैं जिसका जवाब यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है बेलारूसा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कह रहा है बेलारूसा की राजधानी, सभी को ऑप्शन को लॉक करना है। यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा मिन्स्क। क्या है, मिन्स्क। कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर है, मिन्स्क दोस्तों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बेलारूसा कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी यूरोप का दोस्तों एक ऐसा स्थल है जो कि स्थल अवरुद्ध देश आपका है ना। देखा जाए तो इसकी जो सीमा है यूक्रेन से भी मिलती है, रूस से मिलती है, पोलैंड से मिलती है, लताविया से मिलती है, लिथुआनिया से भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यहाँ पर 62 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 2 दिसंबर को कब मनाते हैं? हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइएगा कि जो सैयद मोदी हैं इनका जो संबंध है वो आपका किस खेल से है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर 63 नंबर में, और 63 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बैडमिंटन से हैं। किससे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं सैयद मोदी, इनका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। और ये कहाँ से हैं? तो गोरखपुर जिले से हैं। कहाँ से हैं? गोरखपुर जिले के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो कि आपकी जिनेवा में है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यूपी जीके की भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये त्रिवेणी जो आपका महोत्सव है वो आपके इलाहाबाद में अर्थात उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया का मुद्रा का नाम बताना है। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? आप कहेंगे सर मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा डी नंबर है, मलेशियाई रिंगित। जो ऑप्शन है डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस मुद्रा को 100 सेन में यहाँ पर विभाजित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन हैं? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक इनमें से पूछा गया है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का ये संग्रह है ना। इन्होंने जो अपनी पुत्री को पत्र लिखा था उन्हीं के बारे में ये आपका संग्रह दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर क्या दिया है? भारत उत्तर पश्चिम के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तर पश्चिम। अब ये बताइए उत्तर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उत्तर ये है, पश्चिम ये है। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है इस एरिया में जो आपके हैं कौन आपके हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर अफगानिस्तान। ऑप्शन में है कोई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया है डी नंबर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आप कह सकते थे। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके है कहाँ पर? तो ये भैया आपका पड़ता है कहाँ पर? केरल में पड़ता है, जो कि एर्नाकुलम आपने शब्द सुना भी होगा इसके पहले, इडुक्की जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में नीलगिरी लहर अर्थात एक लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी के रूप में जाना गया था, घोषित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बताना है। यहाँ पर 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए मलेशिया का जो आंसर बनेगा यहाँ पर सेपक टकराव। सेपक टकराव ये जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। या सेपक कटरा भी इसे कहा जाता है। इस खेल को किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या? किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और इस मैदान को कोर्ट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी वो 1960 में आपके मलेशिया के कुलालमपुर से आपकी हुई थी दोस्तों, है ना। यह है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? तो कहेंगे अप्सरा। कौन है? अप्सरा हो जाएगा। अगला है प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INS चक्र। क्या हो जाएगा? INS चक्र हो जाएगा। अगला दिया है प्रथम पनडुब्बी पूछा गया है। प्रथम पनडुब्बी पूछे तो आपको बताना है INS कलवरी। क्या? INS कलवरी। और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रथम विमान वाहक पोत। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। अगला पूछे कि प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है आपकी अग्नि। कौन है? अग्नि हो जाएगी। प्रथम मिसाइल पूछे तो आपको पृथ्वी बताना है। क्या बताना है? पृथ्वी बताना है। प्रथम आणविक केंद्र पूछा है तो प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है आपका? तारापुर है। क्या है? तारापुर हो जाएगा। अगला है प्रथम समाचार पत्र। सब कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा, लगेगा कि नहीं, यहीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं।
कह रहा है प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो ये बंगाल गजट था, जो कि आपके 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा। अगला है प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है प्रथम दूरदर्शन, बताइएगा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र में से, तो आपके नई दिल्ली में, जो आपके 1959 में ये स्थापित हुआ था, ये प्रथम दूरदर्शन। और अगली क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम मूक फिल्म कौन सी है। मूक मतलब होता है जो बोल ना पाता हो, और जो बोल ना पाता हो दोस्तों मतलब यहाँ पर है प्रथम मूक फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों ये बिना आवाज की फिल्म थी, है ना, लोग देख रहे थे और हंस रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका है राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। निर्माता इसके थे दादा साहब फाल्के दोस्तों, जो कि 1913 में। आगे बढ़िएगा कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। यहाँ पर बोलती फिल्म को बोलते हैं टॉकी फिल्म, कभी कभी टॉकी शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आलम आरा, और इसके निर्देशन कौन थे, ईरानी थे, याद रखिएगा आरदेशियन ईरानी 1931। अगला बताइए कि प्रथम टेक्निकल जो आपकी फिल्म थी, प्रथम टेक्निकलर जो आपकी है वो आपकी कौन थी। यहाँ पर याद रखिए झांसी की रानी, जो कि 1950 में आपकी हुई थी। अगला, देश में पहली बार दूरदर्शन जो हुआ था रंगीन कार्यक्रम, इसका प्रसारण कब किया गया था। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम आया था 15 अगस्त 1982 को, 15 अगस्त 1982 को। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रथम 3D फिल्म कौन थी। प्रथम 3D फिल्म जो थी वो कौन थी, माय डियर कुट्टी। क्या, माय डियर कुट्टी चातन, ये 1984 में आई थी। अर्थात अगला है प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था। तो दोस्तों याद रखिए पहला सीरियल दोस्तों याद रखिए हम लोग, ठीक है, हम लोग था। और अगला है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो किया गया था भारत में, वो आपकी दोस्तों याद रखिए दिल्ली में। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम एशियाई का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपकी दिल्ली में 1951 में। अगला दिया गया प्रथम खुला विश्वविद्यालय, बताइएगा भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन था। तो भारत में याद रखिएगा कि प्रथम विश्वविद्यालय था डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि आपके तेलंगाना में है। अगला आपसे दिया गया है प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंक जो नेटवर्क है, इसकी स्थापना हुई थी आपके दोस्तों इदुक्की, जो कि आपकी केरल में। ये प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बैंड नेटवर्क आपका है। और अगला दिया गया है दोस्तों विश्व में प्रथम, है ना, अब विश्व में प्रथम आपके दिए गए हैं। तो दोस्तों दिखाया है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है। और इस देश को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि भाई वनों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वनों से ही ऑक्सीजन है और वनों से ही सब कुछ है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश दोस्तों आपका नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे हो जाएगा। अगला है धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है। तो धातु के खनन अर्थात धातुओं का जो खनन हो रहा है पृथ्वी से निकाल रहे हैं, और जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इधर उधर जमीन होगी, मतलब कहीं ना कहीं भूकंप आने के चांस होंगे, भूस्खलन होगा, लोगों की मृत्यु होगी। तो दोस्तों ये है एल सल्वाडोर ने धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाया। अगला देखो दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला ये आपका देश कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाला मतलब प्रतिबंध लगाने वाला ये आयरलैंड है, आयरलैंड। यहाँ पर देखो पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। भाई पुस्तक सबसे पहले जिसने मुद्रित किया वो किसने किया था, तो आपकी चीन ने किया था। अगला है कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था, तो आपका चीन था, ठीक है। कागजी मुद्रा जो आपका था वो आपका दोस्तों याद रखिए चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेस्ट बुक तो हमारी ये क्लास ही है, डेली क्लास लीजिए, बेस्ट आपका हो जाएगा। या तो कोई बुक आप घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं। देखो यह है सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है। दोस्तों सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला ये आपका प्रथम देश है, आपका चीन हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है दोस्तों प्रसा। क्या हो जाएगा, प्रसा। दोस्तों ऐसे याद रखिएगा कि भैया प्रसाद दोगे तो बच्चे क्या होंगे, आएंगे स्कूल, है ना। तो इसलिए शिक्षा जरूर आएगी, तो प्रसा से हो जाएगा, याद रहेगा। अगला दिया गया है कि संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगले आते हैं, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल पूछा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल आपसे पूछा है, तो बेलग्रेड जो कि आपके सर्बिया में है, बेलग्रेड जो कि आपके सर्बिया में है। अगला दिया है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइएगा। यार आपसे विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन। कौन, मैगलन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैगलन, ठीक है। आगे बताइएगा, कह रहे हैं अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश में से कौन था। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला ये आपका रूस था दोस्तों, याद रखिए रूस हो जाएगा। अगला है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला यहाँ पर प्रथम देश कौन था। चलिए बताइएगा,
ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? यूनान। क्या हो जाए? यूनान, जो कि एथेंस में है। अगला दिया गया है कि प्रथम नगर जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम नगर ये है परमाणु बम आपकी हिरोशिमा में, जो कि आपका हो जाएगा जापान में, हिरोशिमा। और दूसरा कौन था? नागासाकी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुओं वाला देश हो जाएगा यहाँ पर भारत। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला ये कौन सा है? तो आपका स्वीडन हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, देखिए ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या, यहाँ पर दिया है वह देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया। दोस्तों मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो मृत्यु हो सकता है, अर्थात मर सकता है अगर वो जिंदगी से ऊब गया हो तो। ठीक है ना, ये है आपका नीदरलैंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन आपको मालूम है भारत में कुछ समय पहले क्या रहा है कि अगर आप अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु करना चाहते हो तो भी नहीं मर सकते हो। ठीक है, बिजली के तार में आप लटके हो और कहोगे हम मर रहे हैं, मर जाओ तो ठीक है, अगर बच गए तो जेल चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक लंबा और बड़ा, यहाँ पर देखो दिया है कि भारत में सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो आपका भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपका ढोला सादिया वाला है। ठीक है ना, ये 9.15 किलोमीटर असम और अरुणाचल के बीच आपका है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपके ये वाले पॉइंट हम आपको कल पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ और अभी पॉइंट है, कुछ नहीं है, काफ़ी पॉइंट अभी आपके हैं। यहाँ पर एक मंदिर दिया है त्योहारों का शहर। दोस्तों एक शब्द होता है त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? तो आपके मदुरई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदुरई। यहाँ पर डेली त्योहार होते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है अंतरिक्ष का शहर कौन सा है? तो दोस्तों अंतरिक्ष का शहर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर कुछ जो झीलें हैं हमने पढ़ाया भी है। देखो बुलर झील पूछे, बुलर झील कहाँ पर है? तो बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। और ये गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील है। अगला है कि डल झील कहाँ पर है? तो देखिए डल झील कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन एक बनता है कि जो आपकी लोनार झील है ये कैसी झील है? ये क्रेटर झील है। कैसी है? क्रेटर झील है। मतलब कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है आपकी। कौन सी? लोनार। ये आपके महाराष्ट्र में है। अगला दिया गया सांभर झील। सांभर झील जो कि आपकी देखिए कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये कैसी है? खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की अंता झील है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील के यहाँ पर है आपके राजस्थान में है। एक शब्द और होता है राजस। तो राजसमंद झील कहाँ पर है? आपके राजस्थान में, जिसमें एक शब्द आपको दिया है राज, और यहाँ भी दिया है राज, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला दिया गया चिल्का झील। देखिए चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो ये जो झील है आपके कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। और ये झील कैसी है? ये तटीय झील है, अर्थात इसे बोलते हैं लैगून झील। लैगून मतलब ये हुआ जो समुद्र किनारे जो भी आपकी झील होती हैं उनको तटीय भी कह देते हैं, इनको लैगून भी कह देते हैं। और ये भारत की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो भी आपकी सबसे बड़ी झील आपकी है चिल्का झील। और ये खारे पानी की झील है, लेकिन कभी कभी जब क्या होता है बारिश का समय आता है तो इसमें पानी मीठा भी भर जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन याद रखिए लैगून झील आपके उड़ीसा में। अगला है पेंगांग त्योसो झील। ये कहाँ पर है? तो आपके लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। अगला है सिरोही झील। ये आपके राजस्थान में हो जाएगी। पुष्कर झील कहाँ पर है? दोस्तों पुष्कर झील है आपकी कहाँ पर? तो आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। और अगला है रूपकुंड। रूपकुंड झील कहाँ पर है? तो रूपकुंड आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। देवताल कहाँ पर है? तो देवताल झील कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में। याद रखिए ताल से संबंधित कोई भी झील आ जाए, क्या? ताल से संबंधित, जैसे देवताल है, खुरताल हो गया, मतलब ताल अगर लगा है तो आपकी उत्तराखंड में ही आपकी झील होगी। ठीक है ना। अगर नाग से आ जाए तो नाग संबंधित अगर शब्द आता है तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक शब्द होता है भोजताल। अब आप कहेंगे सर आपने बताया है कि ताल शब्द आ जाए तो वो आपकी उत्तराखंड में होगा, लेकिन एक आपकी झील ऐसी है भोजताल, और भोज ये कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश थे। तो भोजताल जो आपकी है ये मध्य प्रदेश में थी, तो इसको केवल याद रख लीजिएगा। अदर जहाँ भी ताल मिल जाए वो आपके उत्तराखंड जाना है। अगला देखो दिया गया है पेरियार झील। देखिए पेरियार झील की अगर बात करते हैं तो ये कैसी है? आपकी केरल में आपकी है। कहाँ पर है? केरल की आपकी झील है, केरल में आपकी है पेरियार। और अगला है बिम्बनाथ झील। देखिए बिम्बनाथ झील जो आपकी है यहाँ पर क्या होता है? ये केरल में है। और ये जो आपकी बिम्बनाथ झील है इसमें क्या होता है? नौकायान। आपने खेल सुना होगा कि जो ओणम होता है वहाँ पर दोस्तों क्या होता है? नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ जो होती है वो बिम्बनाथ झील में ही आपकी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट देखो दिया गया है,
कह रहा है हमारे शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट जो जोड़ होता है वो किस जगह पर होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट जो होता है वो किस जगह पर, तो याद रखिए जो घुटना होता है, क्या घुटना होता है, यहाँ का ज्वाइंट सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है बिहू, ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू आपका है असम का है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये 3 बार मनाया जाता है, साल में 3 बार होता है, मतलब कृषि से मतलब जब फसल कटती है तो फसल जब 3 बार होती हैं तो तीनों बार ये मनाया जाता है, याद रखिएगा असम है। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, दोस्तों ये लाल ग्रह है आपका मंगल ग्रह है। याद रखिए क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, चलिए कमेंट करें जल्दी से। सबसे ज़्यादा उपग्रह या सबसे ज़्यादा चंद्रमा कौन से ग्रह के हैं, बताइए जल्दी से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर चंद्रमा या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह। याद रखिए कभी कोई क्वेश्चन में चंद्रमा शब्द दे देता है तो घबराइएगा नहीं कि यहाँ पृथ्वी का एक है तो चंद्रमा है और कहाँ से आएगा, उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं। याद रखिए शनि, क्या हो जाएगा, शनि के आपके जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, आपके शनि के सबसे ज़्यादा है, लगभग 145 के लमसम है। वहीं पर जो आपका बृहस्पति है उसके लगभग आपके 94 या 95 के हैं करीब। ठीक है आगे बताइए, बृहस्पति नहीं है भाई, बृहस्पति के 94 लगभग 95 हैं, लेकिन शनि के सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, याद रखिए अपडेट क्वेश्चन। अगला दिया है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला है किस जगह को दुनिया की छत के नाम से जानते हैं। किस जगह को दुनिया के छत के नाम से जानते हैं, तो आपके तिब्बत को जाना जाता है, तिब्बत को जानते हैं। अगला दिया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा इनमें से कौन है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या किनारा कौन सा है, तो ये है आपका कन्याकुमारी। ठीक है कन्याकुमारी इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अब सबसे बड़ा महासागर, तो दोस्तों याद रखिए भारत ने विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। दोस्तों याद रखिएगा प्रशांत महासागर में एक खाई है आपकी मेरियाना गर्त, कौन है, मेरियाना गर्त जो आपकी है वो आपकी इसी में है जो सबसे गहरी आपकी खाई है। ठीक है अगला बताइएगा पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला दिया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बताया था कि सबसे पहले अंग्रेजी के बाद यहाँ पर चाइना और चाइनीज के बाद आपकी हिंदी, मतलब पहले अंग्रेजी है फिर दूसरे में मंदारिन है और तीसरे में क्या है आपकी हिंदी है, याद रखिएगा। ठीक है अगला है हमारे दिमाग का 80% हिस्सा किससे बना होता है। हमारा जो दिमाग है उसका कितना परसेंट आपका जो 80% होता है वो बना होता है आपके पानी से ही होता है। ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और आपके दिए गए हैं। ठीक है ना, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आपका आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है तो सबसे गहरा आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो देखो सागर ये महासागर है और ये सागर है, तो सागर पूछे तो आपको दक्षिण चीन सागर ये सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाई है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए ग्रीनलैंड हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आपके हैं। ठीक है ना, और अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र के हिसाब से कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र हिसाब से अमेजन नदी है। अमेजन जो आपकी है अमेजन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी तो आपकी ये मेडिरा नदी है जो कि अमेजन की आपकी सबसे बड़ी है। तो इस प्रकार से ये क्लास दोस्तों आपकी कंप्लीट होती है। हमने बताया है कि हमारे मॉडल पेपर अगर आप देखते हैं तो मॉडल पेपर के बाद ये क्लास आपके पॉइंट में जरूर देखा करें। लास्ट में हम 10 से 15 मिनट आपको वन लाइनर शॉर्ट में पढ़ाते हैं जो कि आप कम समय में बेहतर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे।